हेलो दोस्तों, एडी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बच्चे, हम लोग जो क्लासेस कर रहे हैं वो यूपी पीसीएस के द्वारा यूपी में यूपी जीआईसी लेक्चरार के लिए जो पोस्ट लेक्चरार्स के लिए जो वैकेंसीज आई है बच्चे, और उसमें भी बच्चे हम लोग सिविक्स के लिए जो लेक्चरार की वैकेंसीज आई है उसकी तैयारी कर रहे हैं बच्चे। और यहाँ पे जो हमें टॉपिक आज करना है बच्चे, वो टॉपिक हमारा जो है वो संघवाद है बच्चे। और संघवाद जो है वो आपके सिलेबस में है। और जब हम संघवाद को पढ़ते हैं बच्चे, तो संघवाद एक्चुअली शासन प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो जो शासन प्रणाली है बच्चे, उन शासन प्रणाली को हम लोग मेनली लोकतांत्रिक जो देश है वो मेनली दो प्रकारों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। एक आपका संघीय शासन प्रणाली हो गई बच्चे, और एक आपकी जनरल बच्चे एकात्मक शासन प्रणाली होती है। एकात्मक शासन प्रणाली होती है ये, ठीक है। ये वैसे दो मेन लोकतांत्रिक देशों में, जो लोकतांत्रिक देश हैं, उन लोकतांत्रिक देशों में या तो संघीय शासन प्रणाली आपको दिखेगी, या फिर एकात्मक शासन प्रणाली दिखेगी, या फिर हो सकता है कि वो लोकतांत्रिक देश इन दोनों जो शासन प्रणाली है उनकी विशेषताओं को यूज करते हुए, ठीक है ना, दोनों की विशेषताओं को यूज करते हुए कुछ यूनिक शासन प्रणाली को क्या करता है, स्थापित करता है बच्चे। जैसे इंडिया में क्वासी फेडरल सिस्टम है, इंग्लिश में संघीय शासन प्रणाली को हम लोग फेडरल सिस्टम ही बोलते हैं। इंडिया की जो शासन प्रणाली है बच्चे, भारत की जो शासन प्रणाली है वो क्वासी फेडरल सिस्टम है बच्चे, क्वासी फेडरल सिस्टम है, ठीक है। न तो पूरी तरह से संघीय शासन प्रणाली है, न तो पूरी तरीके से एकात्मक शासन प्रणाली है। तो क्वासी जो फेडरल सिस्टम होता है बच्चे, उसमें दोनों प्रकार की शासन प्रणाली में हमें दोनों प्रकार की शासन प्रणाली की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। ये हमें समझ कर रखना होता है। इसके अलावा और भी शासन प्रणाली होती है, ठीक है। कहीं पे मिलिट्री शासन प्रणाली हो जाती है, कहीं पे मोनार्कियल सिस्टम होता है। तो कई प्रकार की हमें शासन प्रणाली देखने को मिलती है। लेकिन जब हम लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की बात करते हैं बच्चे, तो वहां पे हमें संघीय शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली को समझना होता है। क्योंकि अगर ये दोनों शासन प्रणाली, अगर आपको समझ है कि ये दोनों शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं, तो ही आप समझ पाएंगे बच्चे कि भारत में क्वासी फेडरल सिस्टम को क्यों अपनाया गया, भारत में अर्ध संघनात्मक शासन प्रणाली को क्यों अपनाई गई है, जिसमें एकात्मक शासन प्रणाली की भी विशेषताएं हैं और आप संघीय शासन प्रणाली की भी विशेषताएं, संघवाद की भी विशेषता उसमें देखने को मिलती है। तो ये चीजें हमें समझनी होती है, क्योंकि बच्चे हमारा जो पेपर है उसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो पेपर है वो सब्जेक्टिव भी है। तो जब पेपर सब्जेक्टिव होता है बच्चे, तो वहां पे आपको आंसर जो है वो बहुत एनालिटिकल तरीके से प्रस्तुत करना होता है, उसका विश्लेषण करना होगा। क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि पूछा जब जा सकता है कि भारतीय जो संघवाद है या भारतीय संघवाद का विकास कैसे हुआ, या व्यवहारिक रूप में भारत में किस प्रकार के संघवाद को स्वीकारा जाता है। तो भारत में जो संघवाद है बच्चे, उस संघवाद को सहकारी संघवाद के रूप में लोग देखते हैं, जिसको हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं बच्चे। जहां हमारे यहाँ नागरिक समाज के विकास के लिए, नागरिक समाज के उत्थान के लिए सहकारी संघवाद के द्वारा, ठीक है, सहकारी संघवाद के द्वारा विकास करने की एक प्रकार से क्या की जाती है, कोशिश की जाती है। अब यहाँ पे हम बच्चे एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि अच्छा संघीय शासन प्रणाली क्या होती है बच्चे। तो जो संघीय शासन प्रणाली होती है बच्चे, यहाँ पे केंद्र और राज्य, ठीक है, संघीय शासन प्रणाली में केंद्र सरकार भी होगी बच्चे और राज्य सरकारें भी होंगी, और जो सर्वोच्च सत्ता होती है बच्चे, जो सर्वोच्च सत्ता है, और सर्वोच्च सत्ता और जो प्राधिकार होते हैं बच्चे, ठीक है, जो सर्वोच्च सत्ता और जो प्राधिकार होते हैं बच्चे, वो केंद्र और राज्य, या फिर केंद्र और उसके जो आनुषंगिक होते हैं उनके बीच में एक प्रकार से, ठीक है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक प्रकार से जो सर्वोच्च सत्ता और जो प्राधिकार होते हैं बच्चे, वो बटे होते हैं। कि
केंद्र सरकार क्या कार्य करेगी और राज्य सरकार के क्या कार्य हैं, या केंद्र के जो आनुषंगिक राज्य होते हैं उनके प्राधिकार क्या होंगे। तो इसका पूरा अगर विभाजन दिखता है या उनके कार्यों का पूरा एक बंटवारा दिखता है तो उस विशेषता को बच्चे हम लोग संघीय शासन बोलते हैं, उसको एक प्रकार से संघीय शासन बोला जाता है। इतनी चीजें जहां तक लगता है मुझे आप लोगों को क्लियर होगा बच्चे। और जहां भी संघीय व्यवस्था होती है बच्चे, जहां भी फेडरल सिस्टम होता है वहां पे ठीक है ना मतलब टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के टू लेवल्स मिल सकते हैं बच्चे। एक तो केंद्र सरकार मिल सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिल सकती है और एक स्टेट गवर्नमेंट मिलती है। और यहाँ पे कार्यों को यानी प्राधिकारों का बांटा जाता है कि केंद्र सरकार क्या क्या कार्य करेगी और राज्य या फिर प्रांतीय जो सरकारें हैं बच्चे वो क्या काम करेंगी। इनका पूरा एक हमें विभाजन देखने को मिलता है, पूरा का पूरा एक बंटवारा देखने को मिलता है। तो जैसे राष्ट्रीय महत्व से जो विषय होते हैं, मतलब राष्ट्रीय महत्व से जुड़े हुए जो विषय होते हैं, ठीक है, उन पर जो कार्य करने का प्राधिकार जो दिया गया है बच्चे, राष्ट्रीय महत्व से जुड़े विषयों पे कार्य करने का जो प्राधिकार होता है बच्चे वो केंद्र सरकार का होता है। और राज्य के अंतर्गत जो विषय आते हैं बच्चे, राज्य के अंतर्गत जो विषय आते हैं बच्चे, ठीक है ना, जिसको आप दैनंदिन कामकाज बोल सकते हो, रोज का जो कार्य होता है बच्चे, रोजमर्रा के जीवन से संबंधित जो कार्य होता है बच्चे, वो कहीं न कहीं राज्य और प्रांतीय सरकारों के बीच में आता है। तो यही संघीय शासन के बीच में एक इसी प्रकार का हमें क्या होता है बच्चे, बंटवारा देखने को मिलता है। हाँ, संघीय शासन में एक चीज और भी होती है बच्चे, यहाँ जो केंद्र सरकार होती है वो भी अपने प्राधिकार और सर्वोच्च सत्ता को लेकर स्वतंत्र होती है, और जो प्रांतीय सरकारें होती हैं बच्चे, प्रांतीय सरकारें भी अपने प्राधिकार और सर्वोच्च सत्ता को लेकर क्या होती है, स्वतंत्र होती हैं। तो ये पूरा का पूरा एक संघीय शासन की विशेषता होती है बच्चे। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान में रखना होता है बच्चे कि जहां संघीय शासन प्रणाली होती है बच्चे, वहां पे देखा गया है कि संविधान जो है वो लिखित होता है। संविधान जो होगा वो लिखित होगा बच्चे, वहां पे एक प्रकार से लिखित संविधान होता है। और जहां संघीय शासन होता है बच्चे, ठीक है, जहां संघीय शासन होगा वहां पे आपको एक प्रकार से शक्तियों का पृथक्करण मिलेगा, शक्तियों का पृथक्करण भी मिलता है, ठीक है ना, शक्तियों का पृथक्करण, यानी जो केंद्र है और जो राज्य है इनके बीचों में शक्तियों को क्या कर दिया जाता है, एक तरह से बांट दिया जाता है। और जो पृथक्करण में जो शक्तियों का यानी प्राधिकारों का जो बंटवारा होता है वो समान होता है, समान किया जाता है, समान बंटवारा होगा कि केंद्र सरकार को इतने कार्य दिए जा रहे हैं, राज्य सरकार को इतने कार्य दिए जा रहे हैं। और या फिर संघीय शासन में ये भी होता है कि केंद्र की जो शक्तियां होती हैं, ठीक है, वो शक्तियां राज्यों को दे दी जाती है और राज्य उन शक्तियों का संवैधानिक तरीके से उपयोग करते हुए नागरिक समाज का क्या करता है, विकास करता है। ये भी आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, यहाँ पे शक्तियों का पृथक्करण दिखेगा, संविधान लिखित होगा बच्चे, और जो कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति में क्या होती है, निहित होती हैं। और जो नागरिकता होता है संघीय शासन प्रणाली में, जो नागरिकता होगी वो नागरिकता कहीं ना कहीं दोहरी होती है, दोहरी नागरिकता का यहाँ पे प्रावधान होता है, ठीक है ना, दोहरी नागरिकता दी जाती है, दोहरी नागरिकता की प्रावधान किया गया है। एक तो यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पावर ऑफ सेपरेशन आपको दिखेगा, डुअल सिटीजनशिप प्रोसेस दिखता है बच्चे, और जो यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर वेस्ट इन द प्रेसिडेंट, जो केंद्र की जो कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति में होती हैं। और यहाँ पे आपका नॉमिनल हेड और रियल हेड, ठीक है ना, वास्तविक और नाम मात्र का जो अधिकारी होता है वो सेम व्यक्ति होता है, जैसे राष्ट्रपति ही आपका यहाँ पे नॉमिनल हेड भी होगा और रियल हेड भी होगा। लेकिन जब हम एकात्मक शासन प्रणाली में जाते हैं तो वहां पे जो वास्तविक यानी जो रियल हेड होता है वो पीएम होता है, लेकिन संघीय शासन प्रणाली में ध्यान में रखना है कि जो रियल हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है। तो यहाँ पे रियल हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट हो जाता है संघीय शासन में। और जब हम एकात्मक शासन प्रणाली में जाते हैं तो जो एकात्मक शासन प्रणाली है वो जस्ट इसके एकदम विपरीत आपको दिखेगी।
जस्ट एकात्मक शासन प्रणाली जो है वो एकदम विपरीत दिखती है, क्योंकि एकात्मक शासन प्रणाली, जहां एकात्मक शासन प्रणाली होगी वहां पे केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन नहीं होता है। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन नहीं होता है। जो एकात्मक शासन प्रणाली होती है वहां पे शासन का एक ही स्तर होता है। एकात्मक शासन प्रणाली में आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि जहां एकात्मक शासन प्रणाली होगी, यानी एकात्मक शासन प्रणाली जो होगी और शासन प्रणाली जो होती है वहां पे शासन का जो स्तर होता है वो एक होता है, स्टेज जो होता है वो एक होता है। यानी यहाँ पे केंद्र को ज्यादा महत्व दिया जाता है और केंद्र के अंतर्गत जो इकाइयां होती हैं, जिनको आप लोग राज्य बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं, केंद्र के अंतर्गत ही इकाइयां जो है वो क्या करती हैं, कार्य करती हैं। ये एकात्मक शासन प्रणाली में आपको देखने को मिलेगा। ये केंद्र जो है, केंद्र के अधीन इकाइयां जो है वो एक प्रकार से क्या करती हैं, कार्य करती हैं। लेकिन जब हम संघीय शासन प्रणाली में जाते हैं बच्चे, तो संघीय जो शासन प्रणाली होती है बच्चे, यहाँ पे शासन को ना दो लेवल पे बांट दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे शासन के दो लेवल होते हैं। एक तो मैंने केंद्र की बात की आपसे, और दूसरा जो होता है राज्य। लेकिन जो राज्य है वो भी यहाँ पे इकाइयों के ही रूप में है, लेकिन यहाँ पे जो एकात्मक शासन है और यहाँ पे जो इकाइयां हैं, जो प्रांत हैं, जो राज्य हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चे केंद्र के अधीन क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और जहां एकात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलती है बच्चे, वहां का जो संविधान होता है वो अलिखित होता है। संविधान जो मिलेगा बच्चे वो कहीं ना कहीं अलिखित मिलता है, अलिखित संविधान होता है। ठीक है ना। यहाँ पे संसद की सर्वोच्चता होती है बच्चे। ठीक है, यहाँ पे संसद को सर्वोच्च स्थिति दी जाती है, संसद की सर्वोच्चता होती है। ठीक है, और नागरिकता अगर एकात्मक शासन में देखते हैं बच्चे, तो जो नागरिकता होती है बच्चे वो कहीं ना कहीं एकल नागरिकता होती है, सिंगल सिटीजनशिप होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो वास्तविक, यानी वास्तविक जो अध्यक्ष होता है बच्चे वो पीएम होता है। जैसे वहां पे रियल जो हेड होता है, यहाँ पे जो रियल हेड होता है पीएम होता है, वहां पे जो रियल हेड होता है बच्चे प्रेसिडेंट होता है। तो ये अंतर आपको देखने को मिला। यानी अगर आपको संघीय शासन की विशेषताएं पता है या संघीय शासन के बारे में पता है बच्चे, जस्ट उसका तुम क्या कर दो, अपोजिट कर दोगे, उसके विपरीत कर दोगे, तो सीधा का सीधा तुम्हें एकात्मक शासन प्रणाली पता चल जाएगी। अगर मुझे संघीय शासन के बारे में पता है तो मुझे एकात्मक शासन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। संघीय शासन प्रणाली की जो विशेषताएं हैं उसको हमें सिर्फ क्या कर देना है, पलट देना है, यानी उल्टा कर दीजिए। ठीक उसके उलट जो है बच्चे वो कहीं ना कहीं एकात्मक शासन प्रणाली जो है वो क्या होती है, निर्मित होती है बच्चे। और ध्यान यही रखना है बच्चे कि एकात्मक शासन प्रणाली में जो केंद्र होता है और जो इकाइयां होती हैं, तो केंद्र के अधीन इकाइयों को कार्य करना होता है। और यहाँ पे इकाइयां स्वतंत्र नहीं है, जिस तरीके से संघीय शासन में इकाइयां स्वतंत्र हैं अपने प्राधिकार को लेकर, एकात्मक शासन में जो इकाइयां हैं वो प्राधिकार को लेकर स्वतंत्र नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हो जाता है बच्चे की एकात्मक शासन और जो संघीय शासन है बच्चे उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। अब जल्दी हम आगे आ जाते हैं बच्चे और थोड़ा सा संघीय शासन को अगर हम डिटेल में कर लेते हैं तो अपने आप आपको एकात्मक शासन समझ में आ जाएगा कि एकात्मक शासन में क्या क्या चीजें होती हैं बच्चे। अब जनरली बच्चे पहली जो विशेषता होती है, मतलब संघीय शासन की जो पहली विशेषता है, ठीक है ना, एनसीईआरटी में बताई जाती है बच्चे। तो पहली विशेषता में ये बोला जाता है बच्चे कि यहाँ पे सरकार के दो स्तर हो सकते हैं, सरकार के दो स्तर हो सकते हैं या फिर, ठीक है, या फिर उससे अधिक स्तर हो सकते हैं। वैसे तो जहां भी संघीय शासन देखने को मिलता है वहां पे दो स्तर देखने को मिलता है, लेकिन भारत के जब आप सेंस में देखते हैं बच्चे तो यहाँ पे स्थानीय सरकार भी मिलती है। यानी एक तो केंद्र सरकार हो गई, ठीक है, एक आपका राज्य सरकार हो गई बच्चे, और एक क्या हो जाती है आपकी स्थानीय सरकार हो जाती है बच्चे। तो जहां पे आप देखेंगे कि यहाँ पर भी प्राधिकार जो है, प्राधिकार का मतलब अथॉरिटी और राइट्स जो है बच्चे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप आएंगे प्राधिकार, और यहाँ पे जब आते हैं प्राधिकार तो बटे होते हैं बच्चे।
बच्चे। तो ये विशेषता जहां भी दिख रही है कि केंद्र के अलग कार्य हैं और केंद्र उस कार्य में स्वतंत्र है, राज्य के अलग कार्य हैं, राज्य वहां पे स्वतंत्र है, और स्थानीय जो सरकारें हैं, ठीक है ना, तो वो भी स्वतंत्र है अपने कार्य को लेकर, तो हम बोल सकते हैं बच्चे कि कहीं न कहीं संघीय शासन की क्या बच्चे विशेषता होती है। हाँ, लेकिन जो ये केंद्र सरकारें हैं, जो राज्य सरकारें हैं और जो स्थानीय सरकारें हैं बच्चे, वो कहीं न कहीं नागरिक समाज के लिए ही क्या कर रही है, कार्य कर रही है। यानी नागरिक समाज के लिए किस प्रकार का, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, रोजगार की व्यवस्था करना, ठीक है, ये सारा का सारा कार्य जो है वो एक प्रकार से संघीय शासन में ये केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें करती हैं। हाँ, लेकिन एक चीज यहाँ पे देखने को ये मिलता है बच्चे कि ठीक है, जो केंद्र सरकार है, जो राज्य सरकार है, जो स्थानीय सरकार है बच्चे, इन सभी का अपना एक प्रशासनिक क्षेत्र होता है और सब अपने अपने प्रशासनिक क्षेत्र में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और कोई भी किसी के प्रशासनिक क्षेत्र या विधायकीय क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यानी केंद्र सरकार का अपना एक विधायकीय क्षेत्र होगा, अपना एक प्रशासनिक क्षेत्र होगा, उसमें केंद्र सरकार स्वतंत्र होगी, उसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती, और जो राज्य सरकार का विधायकीय और प्रशासनिक क्षेत्र होगा उसमें केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार मिलता है। और जो स्थानीय सरकार अगर वहां पे बच्चे, तो स्थानीय सरकार का जो प्राधिकार और जो प्रशासनिक क्षेत्र है, ठीक है ना, उसमें केंद्र और राज्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। तो ये चीजें जनरली हमें क्या करना होता है, ध्यान रखें। अब ये जो प्राधिकार होते हैं ना बच्चे, वो संघीय संविधान की विशेषता में ये बोला जाता है कि सारे के सारे जो प्राधिकार होते हैं बच्चे, वो कहीं न कहीं संविधान में लिखित होते हैं बच्चे। तो एक विशेषता संघीय की ये भी होती है बच्चे कि यहाँ पे जितने भी चीजें बोली जाती हैं वो संविधान में एक प्रकार से क्या है, वर्णित है, यानी पूरी की पूरी उन चीजों को संविधान में क्या किया गया है, लिखा गया है बच्चे। क्यों? क्योंकि अगर संविधान में नहीं लिखा जाएगा बच्चे, अगर वो चीज लिखित रूप में नहीं है, तो हो सकता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के क्षेत्रों का अतिक्रमण कर दे और राज्य सरकार स्थानीय सरकारों का अतिक्रमण कर दे, तो एक प्रकार का विवाद हो सकता है बच्चे। तो संविधान में इनके जो प्राधिकार होते हैं, ठीक है, या फिर इनके जो अधिकार होते हैं, वो संविधान में वर्णित होते हैं बच्चे, ठीक है, वर्णित होते हैं, और संविधान उन्हें गारंटी देता है कि उनके प्राधिकारों का कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। अगर अतिक्रमण करने की कोशिश की जाएगी बच्चे, तो ये मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। वहां पे संघीय शासन व्यवस्था की खास विशेषता ये भी होती है कि वहां पे एक प्रकार से स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, ठीक है, एक प्रकार से वहां पे स्वतंत्र न्यायपालिका देखी जाती है। तो ये चीजें हमें जनरली क्या करना होता है बच्चे, ध्यान में रखना होता है बच्चे। एक चीज और ध्यान में रखना होता है कि संविधान की विशेषता में, जब हम संविधान की विशेषता की बात करते हैं बच्चे, तो अगर संविधान की विशेषता में कोई मौलिक सुधार करना है बच्चे, कोई मौलिक सुधार या संविधान में कोई मौलिक परिवर्तन करना है बच्चे, बुनियाद संविधान के बुनियादी चीजों में कोई परिवर्तन करना है बच्चे, तो वहां पे परिवर्तन जो होगा बच्चे, वो कहीं न कहीं परिवर्तन जो होगा वो केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करेंगी। यानी केंद्र और राज्य सरकारों के मिलकर कार्य करने से ही संविधान के बुनियादी चीजों में परिवर्तन होगा। केंद्र सरकार के चाहने से संविधान में परिवर्तन नहीं होगा और राज्य सरकार के चाहने से भी संविधान में परिवर्तन नहीं होगा। संविधान के मौलिक चीजों में अगर सुधार करना है, कोई परिवर्तन लाना है बच्चे, तो वो परिवर्तन जो होगा वहां पे केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलकर क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और उस परिवर्तन के लिए दोनों की आपसी सहमति होनी चाहिए, तभी उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो ये एक संघीय सरकारों की क्या होती है, विशेषता होती है बच्चे। अगर इनके प्राधिकार, इनके अधिकारों का लेकर बच्चे, यानी इनके अधिकारों से संबंधित, ठीक है, संबंधित कोई मुद्दा बनता है, अधिकारों से संबंधित अगर कोई मुद्दा बनता है और उस मुद्दे को लेकर कोई परेशानी दिखती है बच्चे, तो कहीं न कहीं उस मुद्दों की जो व्याख्या की जाती है बच्चे, वो कहीं न कहीं अदालत के द्वारा की जाती है। तो ये भी एक व्यवस्था होती है। और यहाँ पे जो संघीय शासन, जहाँ पे संघीय शासन होती है बच्चे, यहाँ पे कहीं न कहीं न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। न्यायपालिका के पास काफी स्वतंत्रता और स्वायत्तता होती है बच्चे, तो न्यायपालिका को काफी स्वायत्तता और स्वतंत्रता दी जाती है बच्चे। हाँ, एक चीज और भी विशेषता देखने को आपको मिलेगी बच्चे, वहां पे विशेषता ये होती है कि यहाँ पे वित्तीय स्वायत्तता भी होता है।
वित्तीय स्वायत्तता भी होता है। यानी जो केंद्र सरकार है बच्चे, वो कुछ अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों पर क्या कर सकता है, कर लगा सकता है। कर लगाने का अधिकार होता है बच्चों में, कर लगा सकता है, वो कर वसूल सकता है बच्चे। इसी प्रकार से बच्चे जो राज्य सरकारें होती हैं बच्चे, इसको भी कर लगाने का अधिकार है और कर वसूलने का भी इसको भी क्या है बच्चे, एक प्रकार से अधिकार है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो केंद्र राज्य सरकारें जो है बच्चे, वो संघीय शासन में इनके पास एक प्रकार से वित्तीय स्वायत्तता होती है और यहाँ पे जो कार्य करने वाली सरकारें होती हैं बच्चे, वो अपने अपने स्रोतों के द्वारा राजस्व जो है वो क्या करती हैं, एकत्र करती हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना होता है बच्चे। और एक मेन उद्देश्य जो होता है संघीय शासन का, जो मेन या फिर लोग कुछ लोग बोलते हैं कि जो संघीय शासन होती है उसका दोहरा उद्देश्य क्या है। आपसे हो सकता है कि पूछ ले कि जो संघीय शासन है, वो संघीय शासन का दोहरा उद्देश्य क्या है। तो उसमें सिंपल सी बतानी है बच्चे कि जब भी क्वेश्चन ये हो रहा है कि संघीय शासन के दोहरे उद्देश्य क्या है बच्चे, तो सीधा बताना है वहां पे, एक तो देश की एकता और सुरक्षा को बनाए रखना। और दूसरा जो होता है बच्चे, क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करना, या फिर क्षेत्रीय विविधता की जो भावना होती है बच्चे, उसका एक प्रकार से क्या करना, सम्मान करना बच्चे। तो ये चीजें एक प्रकार से कहीं ना कहीं संघीय शासन की मेन दोहरे उद्देश्य होते हैं बच्चे। क्योंकि केंद्र सरकार के जो विषय होते हैं, जो केंद्र सरकार के प्राधिकार या अधिकार के जो क्षेत्र होते हैं, उसमें से बहुत सारा जो विषय होता है वो प्रांतों को दिया जाता है, जिससे कि प्रांतों में जो एक विविधता बनी, प्रांतों में जो एक विविधता है जाति को लेकर, संस्कृति को लेकर, भाषा को लेकर, उसको एक प्रकार से क्या किया जाए, मेंटेन रखा जाए। तो कहीं ना कहीं संघीय शासन के यही दो दोहरे उद्देश्य होते हैं, एक तो देश की एकता और सुरक्षा को बनाए रखना और दूसरा क्षेत्रीय विविधता का क्या करना, सम्मान करना। तो ये चीजें आपको क्या करना है बच्चे, ध्यान में रखना है कि आपसे पूछ सकता है कि कभी पूछा जा सके कि संघीय शासन के मेन उद्देश्य क्या है बच्चे। तो संघीय शासन के मेन उद्देश्य यही होता है कि देश की एकता और सुरक्षा को बनाए रखा जा सके और क्षेत्रीय विविधता का सम्मान किया। तो भारत में आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चे कि भारत में संघीय शासन की जो विशेषताएं हैं उसे हमने क्यों और किस लिए अपना, क्योंकि भारत में भी बहुत अधिक क्षेत्रीय विविधता थी। तो इस क्षेत्रीय विविधता को हम चाहते थे कि बना रहे, हमारे जो संविधान निर्माता थे वो चाहते थे कि बना रहे और किसी को ये महसूस ना हो कि हम अल्पसंख्यक हैं, इसलिए हमारा शोषण होगा या हमारे अधिकारों को कुचला जाएगा। तो इसलिए भी बच्चे हमने कहीं ना कहीं संविधान में संघीय शासन की विशेषता को हमने क्या कर रखा है बच्चे, अपना कर रखा है। अब आगे आते हैं बच्चे, तो भारतीय जब संविधान को आप देखते हैं संघीय शासन के रूप में, तो जब हम भारतीय संविधान को देखते हैं बच्चे संघीय शासन के रूप में जब देखने की कोशिश करते हैं, तो हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन है बच्चे। हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन है, संविधान में शक्तियों को विभाजित किया गया बच्चे। हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन है बच्चे और ये विभाजन आपको जो देखने को मिलती है बच्चे, वो 7वीं अनुसूची में देखने को मिलती है। यानी जो 7th शेड्यूल है बच्चे, अनुसूची में जो 7th शेड्यूल है बच्चे, उसमें ही बच्चे शक्तियों का विभाजन है बच्चे। तो हमारे संघीय शासन में ना शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का पृथक्करण नहीं है बच्चे। ये आपको समझना पड़ेगा कि हमारा जो संघीय शासन है, जो भारत का संघीय शासन है बच्चे, उसमें कहीं ना कहीं संविधान में शक्तियों का विभाजन है और जो शक्तियों का विभाजन है बच्चे, वो 7वीं अनुसूची में दिया गया है। 7वीं अनुसूची में उसको लिखा गया है। और जब हम 7वीं अनुसूची को आते हैं बच्चे, तो वहां पे संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और थर्ड जब आते हैं बच्चे, तो यहाँ पे आ जाता है समवर्ती सूची। यानी जो शक्तियों का विभाजन है बच्चे, यानी शक्तियों का जो विभाजन है किसके किसके बीच में, केंद्र की सरकार
और जो राज्य की जो सरकार है बच्चे, केंद्र की सरकार और जो राज्य सरकार है बच्चे, इनके बीच में जो शक्तियों का विभाजन है बच्चे, वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर किया गया है। और ये कहीं न कहीं संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची पर हमने शक्तियों को विभाजित करके बच्चे, एक तो शक्ति का संतुलन और हमने क्या कर रखा है, नियंत्रण बना रखा है। शक्ति का संतुलन और नियंत्रण जो है बच्चे, वो कहीं न कहीं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी जो संघीय शासन व्यवस्था है बच्चे, वो कहीं न कहीं एक शक्ति का संतुलन बनाने में मदद करता है और एक नियंत्रण को बनाए रखने में संघीय शासन की कुछ खास अहमियत को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं बच्चे। अब जनरली बच्चे हो सकता है ना, पेपर में आपसे पूछा भी जा सकता है बच्चे कि अच्छा ये बता दीजिए कि संघीय सूची में कौन कौन से विषय आते हैं बच्चे। तो जनरली संघीय सूची में जो विषय होंगे बच्चे, वो राष्ट्रीय महत्व से जुड़े हुए, राष्ट्रीय महत्व से, यानी इसमें विषय हो सकता है बच्चे प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा हो सकता है बच्चे इसके अंदर। दूसरा हम लोग देख सकते हैं विदेश मामले, ठीक है। तीसरा आप देख सकते हैं बैंकिंग, संचार, मुद्रा, ये सारे जो विषय होते हैं बच्चे, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व से, राष्ट्रीय महत्व हो गया, प्रतिरक्षा हो गया, विदेश मामले हो गए, बैंकिंग हो गया, संचार हो गया, और जो मुद्रा है बच्चे, वो कहीं ना कहीं संघ सूची में आते हैं। लगभग इसमें 91 विषय हैं बच्चे, और ये कम और ज्यादा होते रहते हैं बच्चे। इसके बाद से आपका राज्य सूची में, जब हम लोग राज्य सूची में आते हैं बच्चे, तो राज्य सूची में हमें जो चीजें देखने को मिलती है कि अच्छा राज्य सूची में कौन से विषय आते हैं। हाँ, एक चीज और भी ध्यान में रखना है बच्चे कि संघ सूची में जो विषय हैं, इस पर कानून बनाने का अधिकार जो दिया गया बच्चे, वो केंद्र सरकार को दिया गया। यानी संघ सूची के जो विषय होंगे बच्चे, उस पर कानून बनाने का जो अधिकार होगा, वो अधिकार किसको होगा, केंद्र सरकार को होगा। अब जनरली कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये हो सकता है बच्चे कि राज्य सूची में क्या आता है, तो जो इसे पुलिस जो है बच्चे, वो राज्य सूची का विषय है बच्चे। पुलिस, व्यापार, ये राज्य सूची के विषय होते हैं बच्चे। इसी तरह से वाणिज्य, ये भी आपका राज्य सूची का विषय है बच्चे। कृषि, सिंचाई, ठीक है। इस तरह के जो विषय हैं बच्चे, वो कहीं ना कहीं राज्य सूची में आते हैं बच्चे। स्थानीय जो विषय, महत्व के विषय वो जो होते हैं बच्चे, स्थानीय महत्व से जुड़े जो विषय होते हैं, उनको भी बच्चे हम लोग राज्य सूची में रखते हैं। और जब हम लोग समवर्ती सूची में आते हैं बच्चे, तो समवर्ती सूची में आपको बच्चे शिक्षा मिल जाएगा। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में आता है। वन जो है बच्चे, वो समवर्ती सूची में देखने को मिलेगा बच्चे, ठीक है। मजदूर संघ, जो मजदूर संघ होते हैं बच्चे, जो लेबर यूनियन होते हैं, इनसे संबंधित जो विषय होगा, कानून अगर बनाना होगा बच्चे, तो भी समवर्ती सूची में आएंगे बच्चे। विवाह, ये विवाह से संबंधित जो मुद्दे होते हैं, उनको भी समवर्ती सूची में रखा जाता है। गोद लेना, ये भी समवर्ती सूची में आता है बच्चे। उत्तराधिकारी जैसे जो विषय होते हैं बच्चे, वो भी समवर्ती सूची में आते हैं बच्चे। जब हम राज्य सूची की बात करते हैं बच्चे, तो राज्य सूची में जो विषय आते हैं बच्चे, उस पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है बच्चे, वो राज्य सरकार को होता है, राज्य सरकार की विधायिका को होता है। लेकिन जब हम लोग समवर्ती सूची में आते हैं बच्चे, तो जो समवर्ती सूची के विषय होते हैं बच्चे, उस पर संघ और राज्य सरकारें आपस में मिलकर कानून बना सकती हैं। विवाद की स्थिति में बच्चे, उनके विवाद की स्थिति में, संघ और राज्य में अगर विवाद हो जाता है समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर, तो उस विवाद में उसके स्टेटमेंट को ज्यादा महत्व देते हैं, यानी केंद्र, यानी जो संघ होगी बच्चे, उसके द्वारा जो स्टेटमेंट और जो तर्क रखे गए उसे ज्यादा महत्व दे दिया जाता है कंपेयर टू राज्य बच्चे। तो ये भी आपको एक तरह से क्या करना होगा बच्चे, ध्यान में रखना है बच्चे। आगे जब हम आते हैं बच्चे, ठीक है ना, आगे जब आते हैं बच्चे, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज है बच्चे, हमारे संविधान में बच्चे व्यवस्था की गई है बच्चे कि संघीय जो सरकार है और जो राज्य सरकार है बच्चे, उनके बीच में कहीं ना कहीं एक तरह से संविधान का क्या होगा, संविधान के अनुसार शक्तियों का क्या किया गया, बंटवारा किया गया है। अब संविधान के अनुसार शक्तियों का बंटवारा है बच्चे, तो उसको बदलना बहुत आसान काम नहीं होता है, ठीक है ना। संसद जो है वो आसान तरीके से,
ठीक है ना, संघ और राज्य में जो शक्तियों का बंटवारा है उसको बदल नहीं सकती। उसको बदलने के लिए संसद में बच्चे 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी बच्चे, और आधे से अधिक राज्यों की सहमति होगी बच्चे, तभी जाकर इन विषयों में कुछ परिवर्तन आ सकता है बच्चे, ठीक है। यानी 2/3 बहुमत से ही संसद जो है, ठीक है ना, वो केंद्र और राज्य के बीच में जो सत्ता का एक वितरण है बच्चे, उसे कम और ज्यादा कर सकते हैं। 2/3 होना चाहिए और प्लस आधे राज्यों से, आधे से अधिक राज्यों की अगर सहमति होगी बच्चे, तभी ये चीजें हो सकती है, तभी संशोधन हो सकता है, सत्ता में कमी और सत्ता और अधिकार में कमी और बढ़ोतरी की जा सकती है। वैसे ठीक है, एक के चाहने से सत्ता के अधिकार में बढ़ोतरी और कमी नहीं हो सकती है बच्चे। तो वहां पे आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमें संघ या राज्य की शक्तियों को बढ़ाना है बच्चे, तो क्या सामान्य बहुमत से वो चीजें हो सकती है? नहीं बच्चे। वहां पे फिर जवाब जो होगा वो विशेष बहुमत होगा कि हम विशेष बहुमत से ही उसमें क्या कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। विशेष बहुमत का मतलब ये होता है कि लोकसभा का 2/3 सदस्य, राज्यसभा के 2/3 सदस्य, और भारत में जितनी भी राज्य हैं उसमें से आधे से अधिक सदस्य अगर अपनी सहमति देते हैं, तभी शक्तियां कम और ज्यादा हो सकती हैं बच्चे। ये आपको एक प्रकार से क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। भारत में अगर संघीय शासन व्यवस्था अगर सफल है बच्चे, तो उसका मेन कारण है लोकतांत्रिक राजनीति का चरित्र। यानी लोकतांत्रिक जो राजनीति का चरित्र है बच्चे, वो कहीं ना कहीं संघीय शासन को सफल बनाता है। अगर संघीय शासन में बच्चे लोकतांत्रिक राजनीतिक चरित्र को अगर अपनाया नहीं जाएगा बच्चे, तो वो संघीय शासन में जटिलता उत्पन्न होगी बच्चे। उसके कई उदाहरण है, जैसे आप श्रीलंका में भी देख सकते हैं, वहां पे संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया तो गया, लेकिन तमिलियंस जो थे बच्चे, यानी जो श्रीलंका में 13% जो तमिलियन है बच्चे, उसमें उन तमिलियन में 2 तरह के तमिलियंस हैं बच्चे। एक तो श्रीलंकन तमिलियंस हैं बच्चे, और एक वो तमिलियंस हैं बच्चे जो अंग्रेजों के समय में, ठीक है ना, चाय और कॉफी की खेती के लिए जिनको तमिलनाडु के राज्यों से ले गए थे, तो वो तमिलियंस हैं बच्चे। और वहाँ पे सिंघलीज जो है वो मेजॉरिटी में है, बहुमत में है। और संघीय शासन में क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा संघीय शासन में वहाँ के सिंघलियों का ज्यादा प्रतिनिधित्व है तुलनात्मक रूप में तमिलियंस। तो वहाँ के तमिलियंस अपने अधिकारों के लिए काफी संघर्ष करते हैं, और काफी संघर्ष और काफी गृह युद्ध जैसी स्थिति भी श्रीलंका में बनी रही। उसका मेन कारण यही है कि उसने लोकतांत्रिक राजनीतिक चरित्र को नहीं अपनाया। भारत में उस तरह की समस्याएं नहीं देखने को मिली, क्योंकि भारत में जब संघीय शासन को हमने इसीलिए अपनाया था क्योंकि हमारा भी जो समाज है, जो भारत एक राष्ट्र है, जो बच्चे एक राष्ट्र राज्य जो है, वहां पे भी बहुत अधिक विविधता थी, और उस विविधता की वजह से समस्याएं उत्पन्न हो सकती थी। ये हमारे संविधान निर्माताओं को बहुत क्लियर था बच्चे, और उन चीजों से सबक लेते हुए बच्चे हमने केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया। 7 शेड्यूल में इस तरह की हमने क्या की थी, व्यवस्था की थी बच्चे। संघवाद जो रहता है बच्चे, वो जहां भी संघवाद होगा, वो कहीं ना कहीं बच्चे संघवाद की भावना वहीं पर तुम्हें देखने को मिलेगी जहाँ पे जाति और संस्कृति और भाषा के आधार पे बहुत अधिक विविधता होती है बच्चे। और इस विविधता को अगर बनाए रखना है और सभी लोग एक दूसरे के साथ रहें, मिलकर अच्छे से कार्य करें बच्चे, तो वहाँ पे आपको संघीय शासन को ही क्या करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा। जब इस संघीय शासन को हम पढ़ते हैं बच्चे, तो यहाँ पे हमें केंद्र और राज्य संबंधों को भी पढ़ना होता है बच्चे। कि अगर शुरुआती समय दौर से तुम देखोगे, जैसे 1951-52 में पहला चुनाव होता है बच्चे, तो केंद्र में भी एक प्रकार से कांग्रेस थी, राज्यों में भी कांग्रेस है। लेकिन 1967 के बाद से बच्चे ये देखा जाता है कि केंद्र में कांग्रेस तो थी, लेकिन राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उभार होना शुरू होता है। और जैसे जैसे क्षेत्रीय दलों का उभार होना शुरू होता है बच्चे, तो 1967 से पहले जो केंद्र और राज्य संबंध बहुत अच्छे थे ना, वो 67 के बाद से थोड़े से परेशान, मतलब एक तरह से केंद्र और राज्य संबंध थोड़े से खराब होने शुरू होते हैं बच्चे। तो केंद्र और राज्य संबंधों से लेकर कई समितियां हैं बच्चे, जैसे आनंदपुर साहिब प्रस्ताव है, राजमन्नार समिति है, पुंछी समिति है, सहकारिया समिति है। तो इन समितियों से आपसे क्वेश्चन हो सकता है बच्चे कि सहकारिया समिति तो काफी फेमस समिति मानी जाती है केंद्र और राज्यों से संबंधित, और केंद्र राज्यों के बीच में जो विवाद था उसके लिए
इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल की भी स्थापना की गई थी कि केंद्र और राज्य संबंधों को में जो एक जटिलता आ रही है, जो समस्या आ रही है, उसको एक प्रकार से क्या किया जाए, ठीक किया जाए। तो बच्चे यहाँ पे जब हम संघीय शासन पढ़ते हैं बच्चे, तो यहाँ पे केंद्र और राज्य से जुड़ी हुई समितियों को भी देखना होता है। जैसे मैंने बताया ना, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, ये केंद्र और राज्यों से संबंधित एक समिति है बच्चे। राजमन्नार समिति, ये भी केंद्र और राज्यों से संबंधित है बच्चे। पुंछी समिति, ये भी केंद्र और राज्यों से संबंधित समिति है बच्चे। और आगे जब आप बढ़ते हो बच्चे, सरकारिया समिति है, जो केंद्र और राज्यों से संबंधित एक समिति है। केंद्र और राज्यों में जो विवाद है, उसमें राज्य जो है वो केंद्र से शक्तियां प्राप्त ज्यादा करना चाहते हैं संवैधानिक तरीके से, तो कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज ये है बच्चे कि केंद्र के द्वारा अगर राज्यों को हम लोग ज्यादा शक्तियां देते हैं, तो भारत में कुछ लोगों का ये मानना है कि भारत में एक तरह से भारत जो है वो टूट सकता है, या बहुत तरह के विवाद जो है उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए भी बच्चे हमारे यहाँ जो केंद्र सरकार है वो अपने पास ज्यादा शक्तियों को रखती है, क्योंकि केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां होगा बच्चे, तभी एक नियंत्रण बना रहता है। और शक्ति संतुलन, यानी राज्यों को भी हमने शक्तियां दे रखी है कि केंद्र मनमर्जी ना कर सके। तो जो संघीय शासन होती है बच्चे, वहां पे शक्ति का संतुलन और नियंत्रण दोनों की विशेषता देखने को मिलती है बच्चे। तो ये केंद्र, और जब हम संघीय शासन में पढ़ते हैं बच्चे, तो यहाँ पे भाषा को भी देखते हैं। हमारे यहाँ जो राज्यों का निर्माण हुआ था बच्चे, वो भाषाई आधार पे हुआ था। और शुरुआत में भाषाई आधार को एक तरह से खारिज किया जा रहा था, क्योंकि अगर भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन, राज्यों का निर्माण अगर किया जाता है कि एक भाषा के आधार पर एक क्षेत्र को निश्चित किया जाए, तो कुछ लोगों का मानना था इससे तो भारत राज्यों के टूटने के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन बाद में भाषा के आधार पे ही राज्यों का गठन हुआ था बच्चे। जैसे 8वीं अनुसूची जब देखते हैं तो उसमें 22 भाषाएं हैं बच्चे। हाँ, लेकिन जैसे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं बच्चे जहाँ पे उनकी एक नेशनल लैंग्वेज है बच्चे। भारत में के अनुसूची में या भारतीय संविधान में कहीं भी नेशनल लैंग्वेज की बात नहीं की गई है। हाँ, हिंदी राष्ट्रीय भाषा, राज्य भाषा है बच्चे, और कामकाज की भाषा है। और 1967 में देखा गया था बच्चे कि 1967 में ये होना शुरू हुआ बच्चे कि 1967 तक अंग्रेजी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया जा रहा था और सारा काम हो रहा था। 1967 में ये हुआ कि अंग्रेजी को खत्म किया जाए। तो जब लगा कि अंग्रेजी को खत्म कर दिया जाएगा, तो जो आपके गैर हिंदी जो राज्य हैं बच्चे, उनको इस चीज को लेकर थोड़ा सा शंका उत्पन्न होनी शुरू हुई कि कहीं हमारा प्रतिनिधित्व तो कम नहीं हो जाएगा सर, नौकरियों में, शिक्षा में, पार्लियामेंट में। तो इस चीज को लेकर उसका एक बड़ा आंदोलन चलाया गया दक्षिण भारतीय राज्यों की वजह से चलाया गया। और इस आंदोलन को देखते हुए हमारी सरकार ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की कि ठीक है, अंग्रेजी के साथ साथ राज्य जो भाषाएं हैं, उन राज्य भाषाओं को भी क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। तो लगभग 22 भाषाएं हैं। और जो हमारे यहाँ राज्यों का गठन हुआ है बच्चे, वो भाषा के आधार पे हुआ है। ठीक है, भाषा के आधार पे ही राज्यों का गठन हुआ था। और भाषा के आधार पे जो पहला राज्य बना था बच्चे, वो पहला राज्य जो बना था, वो पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु को अलग करके, यानी पहला जो राज्य बना वो आंध्र प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु। इस तरह से भाषाई आधार पे राज्यों का गठन शुरू हुआ था बच्चे। दूसरी जो चीज इसमें ध्यान में रखनी है बच्चे कि भारत में किस प्रकार का संघवाद है, या भारतीय संघवाद को जो फॉरेन स्कॉलर हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, वो भारतीय संविधान को किस रूप में देखते हैं बच्चे। तो उसका जवाब है कि ये लोग भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद के रूप में देखते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यानी यहाँ पे विकास तो करना है, केंद्र सरकार का भी यही उद्देश्य है और राज्य सरकार का भी यही उद्देश्य है। तो विकास करने के लिए जो एक तरीका है हमारे यहाँ बच्चे, जो भारतीय संघवाद में अपनाया जाता है, वो सहकारी संघवाद है। यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर क्या करेंगे, नागरिक समाज के लोगों का विकास करेंगे, नागरिक समाज का विकास किया जाएगा, दोनों एक दूसरे को मदद करेंगे। तो ये एक संघीय शासन प्रणाली के बारे में बच्चे एक मैंने आप लोगों को जानकारी दी, और ये जानकारी आपको काफी मदद भी करेगी बच्चे। जस्ट इसके विपरीत अगर आप कर देते हैं बच्चे, तो कहीं न कहीं एकात्मक शासन प्रणाली हमें देखने को मिलनी शुरू होती है बच्चे। तो यही एक राजनीतिक अवधारणा में संघवाद पर एक क्या था बच्चे, एक मेरा विचार था। बाकी आप लोगों को जैसा भी लगे, ठीक है, तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं, उन सुझावों को भी ध्यान में रखा जाएगा। और
आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चे, जिससे कि जो लोग यूपीजीआईसी लेक्चरर के लिए, जो लोग सिविक्स के द्वारा यूपीजीआईसी में लेक्चरर बनना चाहते हैं बच्चे, नागरिक शास्त्र के द्वारा, उनको इसका फायदा मिल सके।